हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 पॉलिटिकल साइंस का। टॉपिक है हमारा हेजेमनी एज हार्ड पावर। ठीक है, किस तरह से हार्ड पावर्स मतलब मिलिट्री अदर फोर्सेस में हेजेमनी जो थी वो यूएस के कंट्रोल में थी। मतलब हेजेमनी का मतलब ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि डोमिनेंस ओवर अदर्स। एक स्टेट जो है वो पूरी स्टेट्स को क्या करती है, डायरेक्ट करती हैं, उनको कंट्रोल करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया कि ये जो वर्ड हेजेमनी है वो कहाँ से निकल के आया है, उसका रूट क्या है। मतलब तो हम लोग बोल सकते हैं क्लासिकल ग्रीक से ये डिराइव हो के आया या ये वर्ड वहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो ये जो वर्ड है उसको इम्प्लाई किया जाता है मोस्टली लीडरशिप क्वालिटीज़ के लिए कि ये लीडरशिप के लिए ही बना है हेजेमनी जिसको कहा जाता है, या प्रीडोमिनेंस। वन स्टेट जो है वो अदर स्टेट्स के ऊपर क्या करती है, गवर्नेंस को रन करती है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं ओरिजिनली इसका मतलब जो है, जो एथेंस की पोजीशन थी और अदर स्टेट्स जो थी ग्रीस की, उनकी जो पोजीशंस थी उनके बेसिस पर ही इस वर्ड को एक प्रॉपरली इस सब्जेक्ट में डाला गया। क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस, ये भी कहीं ना कहीं एथेंस से ही डिराइव होकर आया हुआ है, ग्रीस से ये डिराइव्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि फर्स्ट मीनिंग जो है हेजेमनी का वो ये है कि हम लोग किस तरह से रिलेशंस मेंटेन कर रहे हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है अगर एक पर्सन है, एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे एक पर्सन है वो बहुत ही रिनाउंड है, बहुत ही फेमस है, तो हर कोई उसके इन्फ्लुएंस में आना चाहता है, हर कोई चाहता है कि मेरी पहचान भी इससे बने। ठीक है, तो उसी तरह से अगर कोई बहुत एडवांस्ड नेशन है तो दूसरे नेशंस भी चाहेंगे कि हम लोग भी उसी की तरह एडवांस बने। तो रिलेशंस भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। उस नेशन ने जो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका, उसके क्या क्या पैटर्न्स हैं, क्या क्या वेज हैं, क्या क्या मेथड्स हैं, जो भी मेथड्स उसने यूज़ करे होते हैं उन्हीं मेथड्स को यूज़ करने की बात करते हैं अदर नेशंस। बैलेंस ऑफ मिलिट्री कैपेबिलिटी मतलब कि उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी कितनी है, वो कितनी मतलब मनी जो है वो स्पेंड करता है अपनी आर्मी पर। ठीक है, और दूसरी स्टेट्स के साथ उसने किस तरह की मिलिट्री को फॉर्म किया हुआ है। और ये जो नोशन है हेजेमनी का, वो बात करता है मिलिट्री प्रीपोनेंस के बारे में। ठीक है, स्पेशली अगर हम लोग बात करें जर्मन जो करंट पोजीशन थी, रोल ऑफ यूएसए कि मतलब यूएस ने किस तरह का रोल परफॉर्म किया ड्यूरिंग द वॉर ईयर्स। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को याद होगा आयशा जिसने क्या किया था, अमेरिकन जब अमेरिका ने मिसाइल अटैक किया था तो उसकी लेग्स जो थी वो लॉस्ट हो गई थी। तो यहाँ पर ये पता चलता है आप लोगों को कि यूएस ने क्या किया था, हार्ड पावर का यूज़ किया था, मतलब मिलिट्री का यूज़ किया था, जिससे क्या हुआ था, आयशा की बॉडी जो थी वो टोटली स्पॉइल हो गई थी। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कंटेम्प्रेरी यूएस पावर के बारे में, तो उस टाइम पर दो मिलिट्री पावर्स थी जिसको हम लोग यूएसए और यूएसएसआर बोलते हैं। तो यूएसएसआर जो था वो 1991 में डिसइंटीग्रेट हो गया, जिसके बाद हम लोगों को ये देखने को मिला कि यूएसए जो है वो ओवरऑल मिलिट्री डोमिनेंस जो बन चुका था, इकोनॉमिक डोमिनेंस बन चुका था। इवन अगर आज के टाइम पर हम लोग रिलेट करें तो ये एक एब्सोल्यूट मतलब पार बन चुकी हैं, जिसके मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता है। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम लोग इसको एब्सोल्यूट टर्म्स के अकॉर्डिंगली देखें, यूएस जो है वो क्या कर रहा है इस टाइम पर, यूएस बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है हर एक फील्ड में। उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी जो है उस तक कोई नहीं पहुंच सकता। ठीक है, और उसके हर एक चीज़ में वो हर एक नेशन से आगे है। वो एक पेन मेकिंग से लेकर स्पेस क्राफ्ट तक अगर चीज़ें अगर हम लोग लें तो हर एक फील्ड में वो सबसे आगे ही है। ठीक है, तो वो चाहता है कि मैं मैक्सिमम एक्सटेंट जो है वो मेरा मतलब जितनी ज़्यादा एडवांसमेंट होगी उतनी ज़्यादा मतलब डिज़ीज़ भी उतनी ज़्यादा हम लोग बोल सकते हैं, उतनी ज़्यादा हम लोग बोल सकते हैं कि डेंजर भी उतना ही ज़्यादा होगा, खतरा भी उतना ही ज़्यादा होगा। लेकिन एक चीज़ ये है कि ये अगर इतना ज़्यादा औसम है, इसके वर्किंग इतनी ज़्यादा औसम है, पर फिर भी हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये यूएस जो है वो एब्सोल्यूट कैपेबिलिटी है उसकी, कि उसकी जैसी पावर जो है वो किसी के पास भी नहीं है जो उसका मुकाबला कर सके। आज के टाइम पर हम लोग देखें तो इंडिया यूएसए जो है वो बहुत ज़्यादा मिलिट्री पर एक्सपेंसेस जो है वो यूज़ करता है, पैसा ज़्यादा उसी पर यूज़ करता है। अगर हम लोग बात करें तो मतलब
17,500 जो मतलब डॉलर हैं वो एक सोल्जर की मतलब मेंटेनेंस के लिए यूज़ किया जाता है। अगर हम लोग उसी का कंपैरिजन इंडिया के साथ करें तो इंडिया का उसके मुकाबले में 17,500 डॉलर में अगर हम लोग बात करें तो शायद वो हमारी बहुत ज़्यादा आर्मी के लिए कॉस्ट्यूम वगैरह हर एक चीज़ जो है वो मिल जाएगी। लेकिन इसीलिए कहते हैं कि वो मतलब इतना ज़्यादा एडवांस है, हर एक तरह की फैसिलिटी वो अपने सोल्जर्स को प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये बताया गया, अगर हम लोग सबसे ज़्यादा बात करें, एक लार्ज चंक ऑफ पेंटागन बजट जो है ना वो मतलब सबसे ज़्यादा वो मिलिट्री पर ही एक्सपेंसेस आता है, क्योंकि मिलिट्री को उसने इतना ज़्यादा एडवांस बनाया हुआ है, तभी वो इतना ज़्यादा डेवलप्ड भी है, जिसकी वजह से वो किसी को भी प्रोटेक्ट कर सकता है, क्योंकि उसने वॉर टाइम पे भी प्रॉफिट ही अर्न करा था। अगर हम लोग कुछ और वर्ड्स में देखें तो टेक्नोलॉजी उसकी जो है वो बहुत ज़्यादा एडवांस है। इससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि यूएस जो है वो मिलिट्री डोमिनेंस कर रहा है, और साथ ही साथ वो सबसे ज़्यादा मिलिट्री पर पैसा जो है वो स्पेंड करता है। ये हमारा और यूएसए के बीच में एक क्वालिटेटिव गैप है, जिसको हम लोग कौन सा गैप बोलेंगे, टेक्नोलॉजिकल गैप भी बोल सकते हैं, जो अनदर पास जो है वो ऐसा नहीं कर रही हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है यूएसए इन्वेजन जब हुआ था, जब यूएसए ने अटैक किया था इराक पर, उस टाइम पर देखा गया था कि अमेरिका को बहुत ज़्यादा वनरेबिलिटीज़ का भी सामना करना पड़ा था। बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि आप लोग ऐसा मत कीजिए, लेकिन यूएस ने कहा कि मुझे आप लोग क्या नहीं कर सकते हो, मुझे आप लोग रोक नहीं सकते हो। और इराकी पीपल जो हैं वो, मैं उनको ये नहीं बोल रहा कि आप लोग मेरे पास आके तो मतलब हम लोग एक कोलेशन फॉर्म करेंगे, मैं आपको ऑक्यूपेशन प्रोवाइड करूँगा, इस तरह का मेरा कोई मोटिव नहीं है। मेरा मोटिव जो है वो सिंपल सा होता है, मैं हर एक चीज़ में अपना प्रॉफिट देखता हूँ, चाहे वो वार हो, चाहे फिर कोई भी ओकेजन हो, कोई भी इवेंट हो। ठीक है, तो अगर आप लोगों को फुली इसको अंडरस्टैंड करना है तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए इसकी क्या क्या नेचर कैसा है, अमेरिका की वीकनेस क्या है। तो उसके साथ हम लोगों को एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को पढ़ना पड़ेगा, जिससे हम लोग अमेरिका के पास्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिससे हम लोग को ये पता चलेगा कि वो किस तरह से ग्रो हुआ, किस तरह से इम्पीरियल पास्ट जो थी उन्होंने वहाँ पे मिलिट्री फोर्सेस को यूज़ किया और अपने कौन कौन से एम को फुलफ़िल किया। तो हम लोगों को ना हर एक चीज़ से ना एक लेसन लेना चाहिए। जैसे कि आप लोग को पता है ब्रिटिशर्स जो थे यहाँ पर आए थे, उन्होंने ट्रेड किया, ट्रेड करने के बाद उन्होंने क्या किया, खुद को यहाँ पर इस्टेब्लिश कर दिया, अपनी कंपनीज लगाना शुरू कर दी, यहाँ से रिच रिसोर्सेज जो थे, रॉ मटेरियल्स यहाँ से एक्सट्रैक्ट करते और बाहर जाके उनको प्रोड्यूस करके लाते और यहाँ पर सरप्लस वैल्यू ऐड करके दोबारा हम ही पे टैक्सेशन इम्पोज करते। और यहाँ से उन्होंने कुछ चीज़ें सीखी कि किस तरह से कंक्योर करना है, किस तरह से अपने एरियाज़ को बढ़ाना है, किस तरह से पनिश करना है, किस तरह से पुलिस को मेंटेन करना है, ये सारी चीज़ें उन्होंने सीखी। उन्होंने ये सारी चीज़ें इराक में जब उन्होंने अटैक करा, ये सब चीज़ें उन्होंने बताया कि हम लोगों के पास कैपेसिटी है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, कंक्योर कर सकते हैं किसी को भी, चाहे वो जितना मर्जी पावरफुल क्यों ना हो। यूएसए के पास कैपेबिलिटी है, वो अपने एरियाज़ को बढ़ा सकता है, किसी को भी पनिश कर सकता है। और यूएसए मिलिट्री कैपेबिलिटी जो है वो जितनी उसके पास है इतना और अनदर नेशन जो है वो नहीं है। ये देखिए यहाँ पे कुछ मतलब एनुअल डिफेंस एक्सपेंडिचर बताया गया है। ये देखो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है जो वो 455.9 बिलियन सॉरी 455.9 डॉलर जो है वो एक्सपेंड करता है एनुअली। ठीक है, तो बाकी वाले सारे नेशंस मिलकर 449.4 जो है वो बिलियन डॉलर जो हैं वो यूज़ करते हैं। देख लीजिए, हम सभी नेशंस में से सबसे ज़्यादा डिफेंस एक्सपेंडिचर जो है वो यूएसए का ही आता है। ठीक है, इससे हम लोग को ये पता चलता है कि उसके जो भी मतलब एबिलिटी है, एबिलिटी भी है उसका, पोजेस भी है, या हम लोग बोल सकते हैं उसकी एबिलिटी प्लस डिज़ायर जो है ना, वो उसको मेंटेन करने के लिए उसने ऐसे नॉर्म्स, ऐसे ऑर्डर इस्टेब्लिश किए हैं जिससे कि वो हर एक तरह की चीज़, हर एक तरह की मेंटेनेंस जो है वो प्रॉपरली कर सके। मतलब उसने हर एक काम को करने के लिए ना एक प्रॉपर बैलेंस मेंटेन किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये जो हेजेमनी है, इसको हम लोग ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ एक
फ़ायदा, अपना फ़ायदा देखना ही ये नहीं होता है। हम लोग ये बोल सकते हैं कि हर एक तरह के रिलेशंस को अच्छी तरह से मेंटेन करना, टेक्नोलॉजिकल एरा में सबसे आगे निकलना, मिलिट्री फील्ड को एक्सपैंड करना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ओपननेस शो करती हैं। और ओपननेस से क्या होता है, हमारी इकोनॉमी जो है वो ग्रो होती है। और जब हम लोग ओपन माइंडेड होंगे, हर कोई अपना प्रॉफिट देखेगा, तो ऑब्वियसली नेशन ग्रो करेगा, और नेशन ग्रो करेगा तो हमारा वर्ल्ड जो है वो ग्रो होगा। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।